हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। एक कहानी और है जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी है कि अगर आप लोग रात में अकेले सुन रहे हैं तो डर जरूर लगेगा। तो हेडफोन लगा करके तो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि आप अकेले ही हैं। अकेले रूम में लाइट बंद करके इस कहानी का मज़ा लेना है तो दिल मजबूत करना होगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है 90s की। उस वक्त ललिता जी और विजय, इन दोनों की शादी होती है। बहुत ही खुशी का दिन था। विजय जी के घर में उनकी माँ नहीं थी और उनके पिता थे और कोई भी नहीं था, सिर्फ उनके पिता थे और विजय थे। तो इसीलिए ललिता जल्द ही शादी कर दी गई थी विजय की, क्योंकि उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, मतलब कि कोई रोटी बनाने वाला नहीं था। और उनकी खेती इतनी थी कि बाप और बेटे दोनों खेतों में काम किया करते थे दिन भर, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए खाना बनाने का टाइम ही नहीं होता था। इसलिए विजय की उम्र लगभग उस वक्त 21 साल थी और ललिता की 18 साल। इतनी कम उम्र में शादी कर दी गई थी। ना ही अभी इतनी समझ थी, ना ही दुनियादारी के बारे में कुछ जानना। शादी हो गई और धीरे धीरे ललिता घर के कामकाज सीख गई थी। अभी 2 साल हुए थे। पड़ोस में इनकी एक चाची थी, जो कि इनकी सगी चाची थी, इनके पापा के छोटे भाई की वाइफ थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो विजय को अपने बेटा की तरह ही प्यार करती थी और ललिता को अपनी बहू, मतलब भरपूर प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। ये लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि विजय की माँ तो थी नहीं, वो बचपन में ही गुजर गई थी। इसीलिए चाची को ही अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। ललिता भी वैसे ही उनका सम्मान करती थी और प्यार करती थी। कोई भी काम होता था चाची से बिना पूछे नहीं करती थी। अब एक दिन ऐसा ही होता है, रात के वक्त खबर आती है कि चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देती हैं। शायद अटैक आया था उन्हें। लेकिन गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना ही कोई गाड़ी थी उनके पास। बैलगाड़ी से लेकर जाना था, लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर था, इस वजह से वो पहुंच नहीं सकी और उनकी डेथ हो जाती है। अब घर में सभी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, रो रो कर सबका बुरा हाल था। विजय तो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ और अब चाची भी चली गई हैं। ललिता भी बहुत दुखी थी, रो रही थी, लेकिन अब जिसको जाना है वो तो जा चुका था। धीरे धीरे उनके सारे रिचुअल्स होने लगे। अब गांव में ये रिवाज होता है कि 10 दिन तक बराबर घर की औरतें घर में नहीं स्नान करती हैं, वो तालाब में, पोखरे में या नदी में जाकर स्नान करती हैं। और परिवार की जितनी औरतें होती हैं सभी लोग साथ में जाती हैं, अकेले कोई नहीं जाता है। तो ललिता को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी और ना कभी उसने सुना था, क्योंकि इतनी कम उम्र में शादी हो गई और उसके बाद उसने ऐसा कोई वाकया कभी देखा नहीं था। तो गांव की औरतों ने जो बताया उन्हें, इनके परिवार में दूर के रिश्ते के और भी लोग थे, तो कम से कम 4-5 औरतें थीं। तो जब सुबह नहाने जाना होता था तो ललिता उनके साथ ही चली जाती थी और इसी तरह 9 दिन पूरे बीत गए। अब 10वां दिन आया, जिस दिन मेन दिन होता है, जिस दिन बाल बनते हैं, जिस दिन मेन कहते हैं कि उनको उनकी घर में पूजा वूजा होती है और खाना बनता है, सब कुछ होता है। उस दिन ये गई थी नहाने के लिए। 5 औरतें वहाँ पर स्नान कर रही थीं और उसके बाद ललिता को कुछ अजीब लग रहा था उस दिन। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनके आसपास है। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। तो सभी औरतें कहती हैं, क्या बात है बहू, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? तो वो कहती है कि नहीं चाची, सब ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं है।
तो वो लोग कहती हैं चलो ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी स्नान करो, फिर घर भी चलना है, अभी खाना भी बनाना है, बहुत पूरे परिवार का खाना एक साथ ही आज बनेगा। अब क्योंकि 10 दिन तक जिसके घर में मिट्टी होती है उनके यहाँ खाना नहीं बनता है और 10वें दिन ही खाना बनता है, तो पूरा परिवार मिलकर खाना बनाते हैं। तो यही काम था, तो इन्होंने सोचा जल्दी जल्दी नहा कर चलते हैं, जब तक घर के मर्द लोग जा कर के अपने बाल बनवाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग चल रही थी और सब औरतें अपने अपने कपड़े लेकर और वहाँ से चल देती हैं। जब चल पड़ी थी तो ललिता सबसे पीछे थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, तो बड़ी सास लोग जो चाची लोग थी वो सब आगे आगे चल रही थी। ललिता चल रही थी, तभी अचानक से उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बहू। अब ललिता एकदम से पीछे पलटती है, क्योंकि ये आवाज़ उनकी चाची की थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ललिता एकदम चौंक गई थी और पीछे मुड़कर देखती है, उसके बाद वो चीखते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। अब औरतें थोड़ा आगे निकल चुकी थी, तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती हैं कि ललिता बेहोश हो गई है, तो उसे दौड़कर जाकर घेर कर बैठ जाती हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर बाद ललिता को होश आता है, जब वो देखती है कि सभी लोग मुझे घेर कर बैठे हैं तो घबरा जाती है। अब सब औरतें पूछती हैं क्या हुआ ललिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके चेहरे के भाव दिख रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा वो डरी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन अब उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। सब औरतें पूछती हैं क्या हुआ है, तुम डर क्यों गई? तो वो बताती है पूरी बात कि जब मैं चल रही थी तो मुझे लगा कि चाची ने मुझे पीछे से आवाज़ दी है। अब सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। तो फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ? तो कहती जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो पत्थर पड़ा है जिसके ऊपर कपड़े धुले जाते हैं, उस पत्थर पर चाची बैठी हैं और रो रही हैं और मुझे पुकार रही हैं। ये सारी बातें सुन करके गांव की औरतें बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो ललिता का हाथ पकड़ती हैं और सीधे घर की तरफ चल देती हैं। ललिता से कहती हैं कि बहू अब तुम अकेले कहीं मत जाना, रात के अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शौच के लिए औरतों को बाहर ही जाना होता था। तो उन्होंने कहा अकेले मत जाना और अपने हाथ में चाकू या माचिस कुछ भी रखना, मतलब जैसे औरतें जो बता सकती थी उन्होंने बताया। अब ललिता अपने घर जाती है और घर का सारा काम करती है। दिन में तो बहुत ज़्यादा काम था। रात में 8 बजे सब सोने के लिए चले जाते हैं। ललिता और विजय भी सोने के लिए जाते हैं अपने कमरे में। ललिता अभी सो ही रही थी, थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। एक अजीब सी खुशबू आई और ये खुशबू वही थी जो परफ्यूम उनकी चाची लगाया करती थी। ये एकदम से आंखें खोलती है और ठीक सामने देखती है तो उनकी चाची दरवाजे के पास नीचे बैठी हुई हैं और सर नीचे करके रो रही हैं, क्योंकि ये चाची को देख करके अच्छे से पहचान सकती थी उनकी कद काठी। तो ये उठकर बैठती है और कहती है चाची तुम यहाँ, क्या तुम जिंदा हो? वो अपना सर जब ऊपर करती है, उनका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार फिर से ललिता चीख पड़ती है। उसके बाद ललिता की तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। विजय उसे हॉस्पिटल ले जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। उसकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसे हर वक्त लगता था उसकी चाची उसके साथ हैं, उसके आसपास हैं। वो उसे हर वक्त दिखती थी, जब वो सोती थी, जब वो जगती थी, कहीं भी जाए उसे चाची अपने आसपास महसूस होती थी। अब सब लोग घर के ये चीज़ समझ चुके थे कि इसके साथ कुछ तो गलत है। तो उसकी पड़ोस वाली एक काकी थी, उन्होंने कहा कि पंडित जी से मिलो, शायद वही कुछ बता सकें। तो एक बहुत विद्वान पंडित थे, उनको बुलाकर लाया जाता है। पंडित जी जैसे ही ललिता को देखते हैं तो बताते हैं कि इसके ऊपर जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनका साया है और ये अपनी मर्जी से नहीं आई हैं। उसने आवाज़ दी और इन्होंने रिएक्ट किया, यानी कि बुलावा मिल गया। इन्होंने खुद बुलाया है, इसलिए वो आई हैं और वो इनके साथ ही हैं। तो अब इनको मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि इनकी आत्मा बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। वो शायद आप लोगों से कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। अब विजय कहते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मुझे ये बता दो, आखिर वो क्या कहना चाहती थी। तो पंडित जी पूजा करवाते हैं और कहते हैं बाकी काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो तो तांत्रिक करेंगे। तो तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक चौकी लगाते हैं और ललिता को चौकी पे बिठालते हैं। उनके ऊपर अब उनकी चाची की आत्मा थी।
वो इतनी भारी आवाज़ में चीख चीख कर पहले तो रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जब वो रो रही थी और कह रही थी कि मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरी मौत हो गई और मैं अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हूँ। तो विजय उनके पास जाता है और कहता है कि हाँ माँ, तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। तो उन्होंने बताया, बेटा मेरी जितनी भी जेवर है, पैसे हैं, रुपए हैं, तुम्हारे चाचा जी तो नहीं हैं लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा है और वो मैंने आंगन में ज़मीन में गाड़ कर रखा है, तो वो तुम निकाल लो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर मैं नहीं बताती तो वो तुम्हें कभी मिलता भी नहीं। तो वो वहाँ पर रखा है, तुम ले लो और वो उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। ये सुनकर विजय रोने लगता है बहुत ज़्यादा कि चाची मरने के बाद भी मेरे लिए सोच रही हैं। थोड़ी देर बाद ललिता बेहोश हो जाती है और पंडित जी कहते हैं कि अब तुम्हारी चाची को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उनके मन में जो बात थी वो उन्होंने कह दी। अब ये सुनते ही विजय तुरंत जाते हैं एक मज़दूर को लेकर के और वहाँ खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई के बाद देखते हैं नीचे एक छोटा सा बक्सा मिलता है। उस बक्से में कुछ पैसे और जेवर थे, जो कि पुराने ज़माने के बहुत पुराने जेवरात थे। वो सारे मिलते हैं, वो ले करके वो ललिता को दे देते हैं। ललिता की तबीयत तो अभी ठीक नहीं थी क्योंकि शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी ललिता बैठी रहती है और उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। नॉर्मली अब तो ललिता ठीक हो गई थी, बस उसका शरीर कमज़ोर था और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं था। लेकिन पंडित जी ने कहा फिर भी इन्हें एक ताबीज़ पहनाना होगा, क्योंकि इनका शरीर कमज़ोर है और इस तरह की स्थिति में कोई दूसरी आत्मा भी इनके शरीर पर कब्जा कर सकती है। अब विजय ने ये चीज़ें की तो पंडित जी ने जो बताया, लेकिन फिर भी कहते हैं आज अब वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, मतलब उम्र हो गई उनकी। कहते हैं कि बूढ़ी क्या, मतलब 30-40 साल की हो गई हैं, उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी उनको आत्माएं दिखती हैं अपने आसपास। लेकिन वो डरती नहीं है क्योंकि उनके पास ताबीज़ है, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई देती हैं, वो सबको महसूस कर सकती हैं। बस उनका नुकसान नहीं वो पहुंचाती हैं क्योंकि उनके पास ताबीज़ है और एक मंत्र है जो पंडित जी ने बताया था, जिसकी वो रोज़ पूजा करके वो मंत्र बोलती हैं, तो शायद वो ठीक है। तो आप लोगों को ललिता जी की ये कहानी कैसी लगी? ये एकदम सच्ची कहानी है, आप लोग ये मत समझिए कि ये झूठ है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोला है। जैसा उन्होंने बताया है, और ये कोई मेरे सब्सक्राइबर ने नहीं बताया है, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी आप बीती है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो फ़िलहाल तो वो ठीक हैं और उन्होंने अपनी ये कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए बोला, तो मैंने सुना दिया। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय सिया राम।